दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम सब हिंदी महासागर की इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आज प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के भाग 7वें एपिसोड 7वें से जुड़ते हैं। आइए इन प्रश्नों के उत्तर दें या पाने के लिए साथ बने रहें। कोई समीक्षा कैसे लिखा जाता है, कविता की समीक्षा हेतु क्या करना होता है, समीक्षा लिखने वाले की सीमा क्या होती है। ये 3 प्रश्न हैं या 3 बातें हैं जिसको आप थंबनेल में भी देखे थे। तो यदि आपके पास उत्तर हो तो दे दें या फिर बने रहें इस वीडियो में। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिलेगा। अब देखिए, आज हम प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के भाग 7 एपिसोड 7वें से जुड़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे समीक्षा का प्रारंभ, कविता की समीक्षा, समीक्षा के दायरे। अब इन बिंदुओं पर आप जितना गहन अध्ययन करेंगे उतना ही बेहतर समीक्षा लिखने की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये काम ही लेखन का है और हम समीक्षा लेखन कर रहे हैं। तो बहुत ही मायने रखता है कि हम किन बातों के साथ जुड़ रहे हैं। अब देखिए समीक्षा का प्रारंभ। अभी तक देखिए क्या है कि मेरे वीडियो में बहुत लंबे लंबे लेख करके आया करते थे। अब उन चीजों को हटा के बहुत ही शानदार तरीके से ले आया हूं। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बातें हम करेंगे और सीखते चलेंगे। देखिए समीक्षा प्रारंभ अगर आप करते हैं तो पहला बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा वो ये कि समीक्षा लेखन लगभग निबंध के जैसे ही किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति समीक्षा लिखना चाहता है तो उसको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि उसे निबंध लिखने आता है तो वो समीक्षा लिख सकता है। अब क्या है कि प्रस्तावना पक्ष रखते हुए रचना की विधा से जोड़ना होता है। यानी कहीं न कहीं हम परिचय कराते हैं तो परिचय के दौरान हम जिस कृति पर अपने विचार रखने वाले होते हैं उस पर ही विशेष बातें करते चलते हैं। पुस्तक व रचनाकार का परिचय पहले ही संदर्भ रूप में हो तो बेहतर माना जाता है, क्योंकि यही आपके एक अच्छे समीक्षक होने का विकल्प दिखाता है। समीक्षा में गुण व अवगुण को दर्शाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि खूब गुण गा दे या अवगुणों को छोड़ दे, दोनों को एक समाहार में लेके आए जिससे एक पाठक के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी न हो। पाठक को क्या पढ़ना चाहिए यह उपसंहार में स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि व्यक्ति ये न लगे कि व्यक्ति ने अपनी अपनी बातें कह ली लेकिन समीक्षा का वास्तव में क्या मोड़ था, क्या तर्क था, क्या विश्लेषण था, ये पता नहीं चला। तो हमेशा पाठक को दृष्टि में रख करके ही काम करना चाहिए। अब है कविता की समीक्षा। जब हम कविता लिख रहे हैं तो कविता की समीक्षा करेंगे तो उसमें क्या कि पहले कविता को पढ़ें और चिन्हित करते जाएं को आप जो आपकी दृष्टि में बेहतर हो, क्योंकि पूरी किताब आपको नहीं लिखना है। लेकिन एक बात हमेशा मन में बन जाती है कि हम समीक्षा जब लिखते हैं तो उसमें किन पॉइंटों को, किन पंक्तियों को हम दर्शाएंगे तो पाठक को और खुद के द्वारा प्रयास को बेहतर प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि वह समीक्षा के लिए वह रचना ही आधार मानी जाती है। उस विचारधारा या मिलते जुलते कविता को संदर्भ के लिए अवश्य खोजें। अगर ऐसा आप कर सकते हैं, खोज पाते हैं, तो आपसे बेहतर समीक्षक कोई नहीं कहा जाएगा। कविता के सभी अवयव उस कविता में पहले ही छांट कर लिख लें, जैसे बिंब, विधान, रस, छंद, अलंकार और जो भी विधाएं चीजें देखी जाती हैं उन सभी को भी आप एक तरफ से लिस्ट पहले तैयार कर लें। इससे आपकी समीक्षा और आसानी से होगी। निबंध शैली में अपनी समीक्षा को प्रारंभ करें और बीच बीच में पंक्तियां अवश्य जोड़ें। अब ये ध्यान रहे कि आप किस तरह से बात करके कैसे उन पंक्तियों को संदर्भित करते हैं, ये एक अच्छे समीक्षक की गुणवत्ता कही जाती है। पाठक के समय को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना चाहिए। जैसे हम बहुत लंबी लंबी बातें कर दी 5000 10,000 शब्दों में, लेकिन अंततः ये नहीं पता चला कि उस पुस्तक को पढ़ना ही क्यों चाहिए। तो हमेशा पाठक के समय और उसके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए हमेशा अपनी समीक्षा को लिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं समीक्षक के दायरे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो समीक्षा के दौरान कृति को महत्व देना, न कि रचनाकार को। अक्सर देखिए क्या कि हम जब समीक्षा लिखते हैं या तो हम रचना की तरफ चले जाते हैं या तो रचनाकार की तरफ चले जाते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि मध्यस्थ यानी कि बीच का रास्ता निकाला जाए, रचनाकार को भी लिया जाए और रचना को भी। लेकिन हमेशा फोकस रचना पर होनी चाहिए, क्योंकि एक आम पाठक के आजीवन जब तक रचनाकार की कृति दुनिया में रहेगी तब तक वो पढ़ी जाएगी और लोगों द्वारा देखी जाएगी, लेकिन रचनाकार होगा कि नहीं होगा इसका कोई
प्रमाण नहीं है वो कहाँ तक चलेगा। इसलिए उसकी रचना महत्वपूर्ण है, तो रचना पर ही बात हो तो बेहतर होगा। कृति को आधा अधूरा पढ़कर कभी कुछ नहीं लिखना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या होता है कि जगह जगह से कुछ भी उठा लेते हैं, कहीं एक आध दो कमियां पकड़ लेते हैं, उसी से सतही मानसिकता का वो अपना परिचय दे देते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं केवल इतना दिखता है कि सामने वाले इतने पेज लिखा है, इस विधा में लिखा है, इस छंद में लिखा है, इस तरह से, और बहुत सी चीजें जो सामने वाले से पूछ करके उसी ऊपर कर देता है। ऐसे में वो उपन्यास सही रूप में कह सकते हैं समीक्षा नहीं हो पाती है। और ऐसे ही कहीं ना कहीं मेरी खुद की उपन्यास अनोखी, जो कि मैं बहुत कम समय में बहुत पहले लिखा था, जहां मुझे बहुत भाषा का भी ज्ञान नहीं था, वहां भी मेरे किताब की विमोचन करने आए बहुत से समीक्षकों ने जिस स्तर से समीक्षा की थी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी ने भी उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं था, और ना ही एक लिखने वाले की मेहनत को समझा था। सिर्फ और सिर्फ सतही मानसिकता को दिखाते हुए केवल अपना काम पूरा करने की पूरा का पूरा रूप दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। इसलिए मैं कहूंगा कि कभी भी किसी रचनाकार को नया हो पुराना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब भी करें तो शब्द से पढ़ करके करें, ताकि एक सही रूप में समीक्षा की जा सके। मानवीय त्रुटि, भाषिक त्रुटि, व्याकरणिक त्रुटि को स्पष्ट रखना चाहिए। देखिए, किसी भी रचना के अंदर ये 3 त्रुटियां हैं जो हमेशा पाई जाती हैं, और ये होना स्वाभाविक है, खास करके उस कृति में जो पहली बार प्रकाशित हो रही है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि रचनाकार और प्रकाशक के सामंजस्य में कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव आता है और कुछ न कुछ रह जाता है। तो कह सकते हैं कि 2-3 एडिशन में जाकर के वो बहुत सही होता है। इसलिए इस पर ध्यान खास करके लेखक को दिलाना चाहिए कि ऐसा आगे न हो। क्षेत्रीय भाषाओं को खड़ी बोली में नापने इसका प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी व्याकरणिक तौर पर क्षेत्रीय भाषा की बोलियों में काफी अंतर होते हैं। जहां खड़ी बोली में भाषा में हम जहां पुल्लिंग समझते हैं, कहीं न कहीं क्षेत्रीय भाषाओं में उसको स्त्रीलिंग के तौर पर देखा जाता है या प्रयोग होते हुए देखा गया है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि वो भाषा वास्तव में जो लिख रहा है उसकी शैलीबद्धता क्या क्षेत्रीय है या फिर खड़ी बोली है। तो इन दोनों का अंतर स्पष्ट करके चलेंगे तो एक पाठक को समझाने में और खुद को लिखने में सहूलियत होगी। पाठक के पक्ष को सरल रूप में दिखाने में अपनी सरलता है और सफलता है, क्योंकि देखिए हम सफलता की चाह सब हर तरफ रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाठक की ओर दृष्टि नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपकी समीक्षा भी पाठक को पढ़ना है और जो कृति लिखी गई है उसे भी पाठक को पढ़ना है। तो हमेशा पाठक के ही दृष्टिकोण से अगर हम करते हैं तो बेहतर परिणाम मिल सकता है। आज हमने बात किया समीक्षा का प्रारंभ, कविता की समीक्षा के दायरे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि शुरुआत के जो 3 बिंदु थे उनके जवाब आप तक पहुंच चुके होंगे। कथा साहित्य से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।